नाजरीन, ईरानी स्ट्राइक्स रंग लाने में कामयाब हो गए। ईरान जो चाहता था वो भी पूरा हुआ। ईरान ने बदला भी बड़े धूमधाम से लिया। गजा के मुसलमानों को भी बड़ा फायदा पहुंचाया। ईरान के हमलों की वजह से इसराइल ने गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयों के दौरान हिरासत में लिए गए 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। ताहम गजा की क्रॉसिंग अथॉरिटी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा, हिरासत में उनके साथ बदसलूकी की गई है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने कैदियों की रिहाई पर कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम कहा कि हिरासत में लिए गए अफराद के साथ नारवा सलूक नहीं किया जाता। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो लोग जो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस नहीं, उन्हें गजा में वापस छोड़ दिया गया है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इसराइल ईरान को जवाब नहीं देगा, क्योंकि अब इसराइल और उसके इत्तेहादी मजीद गुस्से में हैं और उनका रद्द-ए-अमल तारीखी हो सकता है। इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से ईरानी हमलों के बाद तेहरान और तेल अवीव के दरमियान बाहमी खतरात के दरमियान पूरी दुनिया मुमकिना इसराइली रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रही है, जबकि इसराइल ने इस बात पर जोर दिया है कि उसका रद्द-ए-अमल वाज़े और फैसला कुन होगा। इस हवाले से तजिया नगार मुख्तलिफ आरा पेश कर रहे हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल वसी तर जंग से गुरेज करते हुए ईरान को जवाब देगा। कुछ इसराइल के जवाबी हमले की तारीखी और मुमकिना मुकामात पर भी बात कर रहे हैं। अब चूंकि ईरानी हमलों पर इसराइली रद्द-ए-अमल जिसमें कोई इंसानी जानी नुकसान नहीं हुआ, ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन्स के लॉन्चिंग के बावजूद ताखीर का शिकार होने का इम्कान है। गजा जंग के दायरेकार में तोसी न करने के मकसद से अमरीकी दबाव के नतीजे में इन बेमिसाल हमलों पर इसराइली रद्द-ए-अमल में ताखीर इसलिए हो सकती है कि इसराइल ईरान की तरह जवाब देने का सोच रहा है। एक और वजह है जो इस जवाब में ताखीर का सबब बन सकती है, वो ये है कि इसराइल शायद रफा में फील्ड की पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज करने के इरादे से आने वाले हफ्तों के लिए अपने रद्द-ए-अमल में ताखीर कर सकता है, क्योंकि उन्हें मजीद आगे बढ़ना है और ईरान ने उसमें खलल डाल दिया था। दोस्तों, जहाँ तक इसराइल के मुमकिना अहदाफ की बात है तो इसराइल बैरून मुल्क ईरानी मिशनों या शाम, लबनान और दीगर ममालिक में काम करने वाले ईरानी मशीरों पर दोबारा हमला कर सकता है, जहाँ ईरान के लिए प्रॉक्सी मलेशिया सरगर्म है। अब इसराइली वार रूम ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नेतन्याहू की हुकूमत ईरान के अंदर कार्रवाई में दिलचस्पी रखती है। इसराइल इससे कबल तेहरान की ईरानी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। ये सबसे खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से आलमी जंग का खदशा एक बार फिर सर उठा सकता है। एक नुक्ता ये भी काबिल गौर है, ईरानी इनकलाब के बाद ईरान ने पहली बार इसराइली सरजमीन को बराह रास्त निशाना बनाया। हालांकि इसराइल ने ईरान के अंदर निशाना नहीं बनाया था, इसलिए इसराइल के बराह रास्त ईरान के अंदर इसी तरह के हमले करने का इम्कान बहुत हकीकी और मुमकिन मालूम होता है। मुतवक्के इसराइली हमला अनकरीब अचानक ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों के इस्तेमाल से हो सकता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अपने बयानात के जरिए ईरान के खिलाफ मुतवक्के हमलों से पहले ही उसकी तरवीज शुरू कर दी है। फिलहाल एक नफ्सियाती जंग जारी है। मतलब ये है कि ये हमले नफ्सियाती जंग के बाद होंगे और इसलिए रद्द-ए-अमल दिनों और हफ्तों में सामने आ सकता है। नाजरीन, इसके अलावा मुतअद्दिद मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इसराइल महदूद बुनियादों पर ईरान के अंदर फौजी मुकामात को निशाना बनाएगा। साइबर हमले भी हो सकते हैं। इसके अलावा इराक, शाम और लबनान समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया को निशाना बनाने के जरिए भी इसराइल जवाब दे सकता है। आज सुबह लबनानी मीडिया ने बताया कि इसराइली हमलों में जनूबी लबनान के कस्बों जहीरा और नकूरा के मुजाफात को निशाना बनाया गया। कल इसराइली फौज के लड़ाका तैयारों ने मशरकी लबनान में बनीशीत के इलाके में हिजबुल्लाह ग्रुप के लिए हथियारों की तैयारी के एक अहम मुकाम पर बमबारी की। हिजबुल्लाह ने इस हमले में एक कारकुन की हिलाकत का इतराफ़ भी किया। नाजरीन, ये जंग अब इसराइल और ईरान की नहीं रही, क्योंकि गुज़श्ता दिनों ईरानी हमलों में उर्दन ने भी इसराइल का साथ दिया और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने भी ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। इसलिए अब उर्दन भी बड़े खतरे से दो चार है। यही वजह है कि उर्दन की फ़िज़ाइया ने मुमलकत की फ़िज़ाई हदूद को पुरअमन और महफूज रखने और किसी भी किस्म के मुमकिन दरअंदाजी की रोकथाम के लिए फ़िज़ाई निगरानी तेज़ कर दी है। इसी तनाज़र में उर्दनी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जमान ने बताया, आज बरोज़ मंगल 16 अप्रैल 2024 को सुबह तकरीबन 1 बजे रॉयल उर्दन की फ़िज़ाइया ने किसी भी फ़िज़ाई दरअंदाजी को रोकने और दिफा के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद में इजाफा किया है। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि ये इक़दाम उर्दन के उस पुख्ता मौक़िफ़ की तस्दीक करता है। इसके अलावा उर्दन अपनी फ़िज़ाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम और मुल्क व कौम की सलामती को लाहक खतरात के तदराक के लिए मौसर इक़दामात करेगी। उर्दन वो मुल्क है जहाँ अक्सर फ़लस्तीनी आबाद हैं, लेकिन इस जंग में उर्दन ने तारीखी गद्दारी से काम लिया है। गुज़श्ता रात बर आसमान मुख्तलिफ मौक़ों पर रोशन रहा और इसराइल इस हमले के खिलाफ अपने इत्तेहादियों की मदद से अपना दिफा करने में कामयाब रहा।
اسرائیل کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ کچھ ڈرونز اور میزائل اس نے اپنے جدید دفاعی نظام کی بدولت پسپا کیے، جبکہ اکثر اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کی مدد سے مار گرائے گئے۔ ان اتحادیوں میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن شامل ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس تینوں ہی مغربی ممالک ہیں، لیکن مشرق وسطیٰ کے ایک مسلم ملک اردن کی جانب سے ایران ڈرونز اور میزائل فضا میں مار گرانے کے واقعے کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف مسلم ممالک میں سوشل میڈیا پر کچھ صارفین نے حیرت کا اظہار کیا تو کچھ اردن پر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ اردن میں بھی اس اقدام پر تنقید کی جا رہی ہے، جہاں چند ہفتوں پہلے تک امریکی سفارت خانے کے باہر اسرائیل مخالف مظاہرے کیے جا رہے تھے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اردن میں ہر 5 میں سے ایک شخص کے آباء و اجداد کا تعلق فلسطین سے ہے۔ شاہ اردن عبداللہ دوئم کی اہلیہ ملکہ رانیہ بھی فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں اور حالیہ عرصے میں غزہ میں سنگین ہوتے انسانی بحران کے حوالے سے آواز اٹھاتی رہی۔ دوستو، عوامی تنقید کے بعد اردن کی حکومت کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اس کی جانب سے یہ اقدام دراصل اردن کی مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ دوسری طرف ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے خبردار کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف حملے کے دوران اردن کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اردن نے مداخلت جاری رکھی تو وہ اگلا ہدف ہو سکتا ہے۔ تاریخی طور پر اردن کو امریکہ کا ایک قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے، تاہم اسرائیل کے ساتھ اس کے روابط میں بہتری 1990 کے عشرے میں آئی، جب دونوں ممالک کے درمیان امریکی ثالثی کے باعث معاہدہ طے پایا۔ جغرافیائی اعتبار سے اردن مشرق وسطیٰ میں ایک انتہائی حساس مقام پر موجود ہے۔ اردن کی سرحدیں سعودی عرب، عراق اور شام کے علاوہ اسرائیل اور غرب اردن کے ساتھ لگتی ہیں۔ اس کی بحیرہ احمر کی ساحلی پٹی صرف 16 میل پر محیط ہے۔ ملک میں بادشاہت کا راج ہے۔ اس وقت شاہ اردن عبداللہ دوئم ہے۔ اردن کے اس اقدام کے بعد یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی گونا گو اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ورنہ آج ایران کے میزائل کو روکنے کے لیے سعودی عرب مستعد نہیں ہوتا۔ خیر، جنگ جاری ہے اور ایران اس وقت مضبوط پوزیشن پر کھڑا ہے۔ امریکہ بظاہر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تاہم امریکہ خود بھی یہ جنگ مزید الجھانا چاہتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے اس معاملے سے کم از کم غزہ سے نظریں ہٹ گئی ہیں۔ امید ہے یہ جنگ مزید نہیں پھیلے گی اور مسلم ممالک آپس میں برسر پیکار نہیں ہوں گے۔